सीधे लिए चलते हैं आपको लखनऊ, जहां पर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुख्यालय भवन का लोकार्पण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं और मुख्यमंत्री राहत कोष से 5 लाख रुपए की सहायता अतिरिक्त हम उन्हें उपलब्ध करवाते हैं। यानी इतनी बड़ी राशि इसलिए उपलब्ध करवाते हैं जिससे वह अपनी सेवा का बेहतर उपयोग समाज के लिए कर सकें और समाज को उसके माध्यम से राहत उपलब्ध करवा सकें। फैसिलिटी का मतलब यह नहीं होता है कि हम उसको इतनी फैसिलिटी दे दें कि वह वही उस पे बोझा बन जाए या सिस्टम ही उसको बोझा मानने लग जाए। तो न हम उस पे बोझा बनने दें और न सिस्टम को उसे अपने ऊपर बोझा बनने देना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है अवेयरनेस के कार्यक्रम हमारे ऐसे चलने चाहिए जिससे एक सामान्य व्यक्ति को भी अगर कहीं कोई आपदा आती है तो उस आपदा में हम उसको राहत उपलब्ध करवा सकें। और इस दिशा से जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई प्रदेश के अंदर, मेरा मानना है एक अच्छी शुरुआत है। हमेशा आपदा नहीं आएगी, लेकिन जब आपदा ना आए, शांति के समय में हम लोगों को स्वयं की ट्रेनिंग पर भी ध्यान देना होगा, लेकिन साथ साथ स्कूल कॉलेजेस में जाकर के अगर हम इसके बारे में भी कुछ लोगों को बता सकें, छात्रों को बता सकें, वहां के शिक्षकों को बता सकें। किसी रविवार के दिन जनपद स्तर पर प्रधानाचार्यों के सम्मेलन के माध्यम से भी उनको हम बता करके उन्हें इससे किसी भी आपदा से जुड़े हुए क्या क्या सावधानियां हैं, इन सावधानियों के बारे में अवगत करा सकें, तो मुझे लगता है कि देश की बहुत बड़ी सेवा ये हो सकती है। आपदाएं कई प्रकार की होंगी। एक प्रकार की प्राकृतिक आपदा वह है, बाढ़ है, कहीं पर लाइटनिंग की घटना है, अतिवृष्टि के कारण होने वाले जनधन की हानि का हो, या फिर मानव की असावधानी से होने वाली आपदाएं, अग्निकांड की घटनाएं हैं, या किसी भवन की गलत डिजाइनिंग के कारण या किसी दुर्घटना के कारण भवन का धराशायी हो जाना है। ये सभी, इसके साथ ही कुछ ऐसी भी आपदाएं हैं जिन्हें आप एक प्रकार से आधी भौतिक आपदा के रूप में ले सकते हैं। यानी किसी जीव के द्वारा पहुंचाई जाने वाली हानि। और मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य था जिसने मानव वन्य जीव द्वंद्व को भी आपदा की श्रेणी में लेकर के उससे लोगों को राहत देने का कार्य किया। अभी मैं देख रहा था 2 दिन पहले बहराइच के पास एक घटना घटित हुई। एक 12 साल के लड़के को क्रोकोडाइल ने पूरी तरह निगल डाला। अगर हम थोड़ी सावधानी बरतें, लोगों को पहले से पता है कि क्रोकोडाइल के प्रति कौन से क्षेत्र संवेदनशील है। ऐसा तो है नहीं कि क्रोकोडाइल बहुत लंबी दूरी तय करता हो, नहीं दूरी तय करता हो। मुश्किल से अपने पूरे जीवन भर में 3 से 4-5 किलोमीटर की दूरी के दायरे, उसी दायरे में रहता है। उसके उस लक्षण के बारे में हमें जानकारी है, लेकिन उस सब के बावजूद भी जबरदस्ती कोई व्यक्ति उसके साथ खिलवाड़ करने लग जाए, हम लोगों को उसके बारे में बताएं ना, उसके बारे में कोई अलर्ट वहां पे जारी ना हो। लोग वीडियो बनाते रहते हैं लेकिन कोई भी उसके बारे में बचाव के लिए या वहां न जाने के लिए लोगों को हिदायत नहीं दे पाते हैं। 12 साल की उम्र क्या होती है, लेकिन उस बच्चे को क्रोकोडाइल निगल गया। नियमित रूप से मानव वन्य जीव के बीच में होने वाले द्वंद्व और उसके कारण होने वाली हानि के बारे में हम लोगों के स्तर पर अभी भी जो प्रयास होने चाहिए, भाई हर व्यक्ति जान रहा है। मैं कल बिजनौर में था, परसों में बिजनौर में था,
और बिजनौर के अंदर में मैं इस बात को देख रहा था। हम लोगों ने वहां पे पिछले 2 वर्ष में 80 लेपर्ड हम लोगों ने वहां से रेस्क्यू किए हैं। मैंने वहां पूछा लोगों से, मैंने कहा इतने बड़े पैमाने पे लेपर्ड यहां कैसे आ गए? उन्होंने कहा साहब ये उनकी संख्या भी बड़ी है, दूसरा ये सभी गन्ने की बेल्ट के अंदर ही ये ज्यादा पाया जा रहा है। सुगर लेपर्ड के रूप में लोगों ने उसका नाम दे दिया। अब वहां पे अगर व्यक्ति, किसान या कोई व्यक्ति उसके प्रति जागरूक नहीं है तो आसानी से उसकी चपेट में आ सकता है। आप देखें, इस बात को देखेंगे कि एक टाइगर और एक लेपर्ड के स्वभाव में बहुत अंतर होता है। टाइगर अचानक हमला नहीं करता, लेकिन लेपर्ड धूर्ततापूर्वक पीछे से हमला करता है, और जब भी उसको अवसर मिलता है वह छोड़ता नहीं किसी को। अगर हम उसके स्वभाव के बारे में और उसके द्वारा जो खतरे वाले क्षेत्र हैं उसको चिन्हित करके लोगों को अवगत करा सकेंगे तो बहुत बड़े पैमाने पे जन हानि को हम रोक सकते हैं। मैं भी देख रहा था, यहां पे मानव वन्य जीव द्वंद्व में 4000 से अधिक लोग इसकी चपेट में आए हैं। 5000 से अधिक लोग अन्य प्राकृतिक आपदा की चपेट में आए हैं, यानी 9000 से अधिक लोग उत्तर प्रदेश के अंदर इस आपदा की चपेट में आए हैं। लाइटनिंग की घटना इतनी कठिन नहीं है कि उसके कारण लोगों की जान बचाई ना जा सकती हो, बचाई जा सकती है। लेकिन हम कम से कम आज के समय में टेक्नोलॉजी है, और टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग करके हम लोग कम से कम 1.5-2 घंटे पहले भी उस सिस्टम को विकसित कर सकें कि कौन सा ऐसा एरिया है जहां पे लाइटनिंग की घटना होने वाली है, आकाशीय बिजली गिरने वाली है, और वहां पर लोगों को इसके बारे में बता दें कि वे पक्की छत के नीचे चले जाएं, खुले आसमान के नीचे वे स्वयं भी न रहें, अपने पशुओं को न रखें, पेड़ों के नीचे भी न रहें। यानी सामान्य सी घटना है। आज टेक्नोलॉजी है, लेकिन आज से 40 वर्ष पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी। तब भी हम लोगों को बताया जाता था कि अगर कहीं पे बादल नजदीक हो और उस समय यह लगता हो कि आपस में घने बादल हैं और एक विशेष कलर के बादल वहां पे लगे हुए हैं, उन स्थितियों में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। सावधानी क्या बरतनी है उसके बारे में बताया जाता। खुले आसमान के नीचे नहीं रहना है, कोई लोहे या किसी धातु से जुड़ी हुई सामान को लेके नहीं चलना है, पेड़ों के नीचे भी खड़ा नहीं होना है। क्या करना है? पक्के भवन के नीचे उस दौरान शरण ले लेनी है। लेकिन हम लोगों ने इस दौरान नहीं बताया। मैं देख रहा था अभी पिछले दिनों एक ही दिन में यूपी के अंदर 111 लोगों की मौत हुई थी, एक ही दिन में। और अचानक मैं देख रहा था, सुबह लखनऊ में भी मौसम बहुत अच्छा था, लेकिन अचानक 2 बजे के बाद मौसम बदलता गया। 1 घंटे के अंदर फतेहपुर से लेकर के प्रयागराज, कौशाम्बी, फिर मिर्जापुर, भदोई, उधर जौनपुर, आजमगढ़, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, इन सभी जनपदों को लेकर के 111 लोगों की मौत हुई थी एक ही दिन में। और उसके बाद फिर मैंने स्वयं एसडीएमए की बैठक ली थी, और मैंने उस समय इस बात पर चिंता भी व्यक्त की थी और नाराजगी भी व्यक्त की थी कि इन मौतों को रोका जा सकता था, इसको न्यूनतम करने में हम सहायता कर सकते थे। और मैंने उसी दिन कहा था कि हमें अर्ली वार्निंग सिस्टम को प्रभावी बनाना पड़ेगा। मुझे याद है ठीक तीसरे दिन एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। एनडीएमए और एसडीएमए ने मिलकर के उस पूरी प्रक्रिया को बेहतरीन कोऑर्डिनेशन के साथ आगे बढ़ाया। परिणाम क्या था? सहारनपुर में शिवालिक पहाड़ियों में अचानक रात्रि को
बारिश होती है। सहारनपुर में शाकंभरी देवी मंदिर में उस समय एक जागरण का कार्यक्रम चल रहा था, हजारों लोग उस कार्यक्रम में थे और भंडारा का आयोजन भी चल रहा था। अलर्ट आने लग गया, प्रशासन तेजी के साथ दौड़ा और उन्होंने वहां के जितने भी लोग भंडारे कार्यक्रम में और जागरण कार्यक्रम में मौजूद थे उन सबको तत्काल सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया। और देखते ही देखते, यानी वहां बारिश कम थी लेकिन शिवालिक पहाड़ियों में ऊपर बारिश हो रही थी, और देखते ही देखते ऊपर से लगभग 4-5 फुट पानी नदियों में तेजी के साथ बहता हुआ गया। अगर वे लोग जागरण के कार्यक्रम को कर रहे होते और भंडारे के आयोजन में सभी लोग रहते, ये मान करके चलिए कि वहां पे सैकड़ों लोगों की जान जा सकती थी। लेकिन अर्ली वार्निंग सिस्टम ने प्रशासन को भी और लोगों को भी चैतन्य किया। हर उस क्षेत्र के मोबाइल फोन घनघनाने लग गए, यानी जो ऑफ थे उनमें भी अलर्ट आने लग गया। और परिणाम क्या था? इतनी बड़ी जनधन की हानि, केवल 2 लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मौत हुई। 2 डेड बॉडी वहां मिली। एक वह महिला थी जो पानी आने के बाद केवल पैर से, यानी एक तख्ते में बैठ के पैर से वो पानी नापने लग गई, देखते हो कितनी गहरा है। तो पानी का बहाव, तो पहाड़ से जब पानी आता बहुत तेजी के साथ उसकी फोर्स होती है, उसमें करंट होती है। एक उसकी चपेट में आए और एक अन्य, ये 2 लोग उसकी चपेट में आए थे। यानी हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करके भी इसका हम बेहतरीन रूप से बचाव के कार्यक्रम के साथ जुड़ सकते हैं। और मेरा मानना है कि जब इतनी बेहतरीन सुविधा से युक्त यह एसडीएमए के भवन को आज यहां पे उपलब्ध कराया जा रहा है, मेरा मानना है डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़े हुए अच्छे संस्थानों के साथ एसडीएमए का समन्वय, ये आज की सबसे बड़ी आवश्यकता होगी। हम एमओयू करें, ट्रेनिंग के साथ जोड़ें, हर तबके के लोगों को, शिक्षकों को भी, छात्रों को भी, पुलिस कर्मियों को भी, होमगार्ड के जवानों को भी, इरिगेशन से जुड़े हुए उन लोगों को जो बाढ़ नियंत्रण में लगे रहते हैं, इन लोगों को भी, और सिस्टम से जुड़े हुए हर एक व्यक्ति को इसके बारे में अवेयर करें। समय समय पर हम लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का, डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म का, विजुअल मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से इसकी सावधानी और सतर्कता के बारे में अगर हम इसको एक व्यापक अवेयरनेस के कार्यक्रम के साथ जोड़ सकें, मॉक ड्रिल हर एक स्तर पर, केवल यहां पे इसी भवन के नीचे नहीं, जनपद स्तर पर, तहसील स्तर पर, थाना स्तर पर, विकासखंड स्तर पर, नगर निकायों के स्तर पर इस कार्यक्रम को हम तेजी के साथ आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। जैसे 17 नगर निगम एसडीएमए के एक उप केंद्र के रूप में अपने कार्यक्रम को, इस किसी भी प्रकार के डिजास्टर से निपटने के लिए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। हमारा प्रयास होना चाहिए कि अब हम इसको और नीचे लेकर के जाएं। 200 से अधिक नगर